हेलो माय डियर फ्रेंड, आप सभी को एलएलटीसी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे वर्क और किस किस कंडीशन में वर्क हो रहा था, ठीक है ना। अब दोनों कंडीशन हम लोग देखे थे, कंपोनेंट के फोर्स के कंपोनेंट के डायरेक्शन में और फोर्स के डायरेक्शन में। आज उस पर हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हमारा जो वीडियो है, हमारे एलएलटीसी के पूरा परिवार का जो वीडियो है, मतलब एलएलटीसी प्लेटफॉर्म का जो टोटल वीडियो है, वो आपको तक पहले पहुंचे और आप अच्छा से अध्ययन कर सकें। चलिए हम लोग देखते हैं। पिछले क्लास में कुछ जो पढ़ाया गया था उसको हम एक बार री करने जा रहे हैं, ताकि आपको न्यूमेरिकल समझने में दिक्कत ना हो। पिछले क्लास में हम लोग छोड़े थे यहाँ तक कि पिछले क्लास में ये कहा गया था कि हम अगले क्लास में न्यूमेरिकल के साथ आएंगे। देखिए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, उससे पहले हम लोग कुछ चीजें पिछले वाले देख लेते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। देखिए हम लोग देखे थे कि वर्क होता क्या है। जैसे कोई बॉडी एम मास का है और पॉइंट ए पर है, अगर इस पर आपने फोर्स लगाया और ये पार्टिकल मान लेते बी तक चला गया तो हमारा वर्क होगा। अब वर्क होने का दो कंडीशन थे। पहला कि अगर फोर्स के डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बॉडी का तो उसका वर्क हो जाएगा एफ एस कॉस 0 डिग्री, और ये फॉर्मूला हो जाएगा एफ एस मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नॉर्मली। इसलिए हमारा वर्क का जो फॉर्मूला तो नॉर्मली फोर्स वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। दूसरा केस था हमारा कि अगर हम फोर्स लगा रहे हैं कुछ एंगल पर तो उसका कंपोनेंट फोर्स के वजह से मतलब फोर्स के कंपोनेंट की वजह से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे मान लेते हैं, छोटी सी एग्जांपल देखते हैं ताकि हमको न्यूमेरिकल समझने में दिक्कत ना हो। तो ये मान लेते हैं कि ये हमारा एम मास का कोई बॉडी है और हम इसको हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल पर एफ फोर्स लगा रहे हैं। तो ये जो है पार्टिकल पॉइंट ए से चला गया, मान लेते हैं पॉइंट बी तक। कहाँ चला गया? बी तक, ठीक है ना। तो यहां से अगर निकालेंगे आपका ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? वेक्टर एस, ठीक है ना। अब ये जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ इस फोर्स की वजह से नहीं हुआ है, इसका कंपोनेंट की वजह से हुआ है, मतलब एफ कॉस थीटा की वजह से, और इधर में क्या हो जाएगा? एफ साइन थीटा, ठीक है ना। तो हमको यहां से वर्क निकाला जा सकता है। तो आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं इस पर। तो आइए हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है ना। देखिए चलिए तो न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला है एफ इक्वल टू वर्क इक्वल टू डब्ल्यू बराबर एफ एस। कब होगा? जब थीटा का मान 0 होगा, मतलब जब फोर्स के डायरेक्शन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, राइट। दूसरा है डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। ये तब होगा जब फोर्स के कंपोनेंट में डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो पार्टिकल का। तीसरा हमारा क्या होगा? इसका अगर मान लेते एंगल ना दिया रहे तो एक और होता है डब्ल्यू बराबर एफ डॉट वेक्टर एस। ये वर्क निकालने का 3 फॉर्मूले मेनली है हमारे पास। तो हम देखते हैं सवाल। पहले सवाल पढ़ते हैं हम लोग आराम से लाइन बाय लाइन। कह रहा है कि अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। अ बॉडी मूव्स a distance of 10 मीटर along a straight line। कोई पार्टिकल है जिस पर फोर्स लगने की वजह से वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। स्ट्रेट लाइन में मतलब 3 एक्सिस में कोई एक्सिस की तरफ हो सकता है, या तो एक्स तरफ कर रहा होगा, या तो वाई तरफ, या तो जेड तरफ, मतलब किसी एक एक्सिस पर मोशन कर रहा है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन द एक्शन ऑफ 5 न्यूटन फोर्स, और उस बॉडी पर एक्शन मतलब होता है लगना, कितना फोर्स लग रहा है?
5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए इफ यदि यदि वर्क डन इज 25 जूल, वर्क डन हो चुका है, वर्क डन कितना दिया हुआ है 25 जूल है, 25 जूल है, देन तब आपको बताना है, क्या बताना, द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, मतलब आपको एंगल फाइंड करना है कि फोर्स के डायरेक्शन और पार्टिकल के मोशन के डायरेक्शन में, मतलब पार्टिकल का मोशन मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल का मोशन उधर होगा, उधर इधर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ऑल ओवर ये कह रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो रहा है या कितना लग रहा है। तो हम लोग एक फिगर के साथ समझते हैं। देखिए हमारे पास मान लीजिए यह एक स्ट्रेट लाइन है, इसे मान लीजिए आप एक्सिस मानना चाहते हैं तो मान सकते हैं, आप इसको एक्स मान लीजिए, आप इसको वाई मान लीजिए, और एक आपका जेड ऐसे मिलेगा। एक्चुअल में तीनों एक्सिस एक दूसरे पर क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। थर्ड एक्सिस देखिए ऐसे होगा, लेकिन इस लाइन को हम तो हवा में नहीं लिख सकते हैं, इसको तिरछा थोड़ा सा दिखाते हैं, लेकिन ये आप समझिए कि आपका लाइन ऐसे होगा, एक्स वाई जेड। अब एक्स, अब जरा सोचिए कि कोई एक एक्सिस पर या तो एक्स इधर होगा, एक्स तरफ मोशन कर रहा होगा बॉडी, या तो इधर या तो इधर। खैर हम उस सब का बात, यहां से हम केवल एक्स एक्सिस की बात करते हैं, जनरली हम लोग एक्स एक्सिस ही लेते हैं स्ट्रेट लाइन में। तो सपोज कीजिए कि यह एक बॉडी है, यह एक बॉडी है मान लीजिए, और इस बॉडी पर फोर्स लग रहा है, लेकिन एक खास बात, यहाँ एंगल की बात किया है, तो हम मान लेते हैं कि एंगल की बात किया तो हम ये मान के चलते हैं कि थीटा एंगल पर फोर्स लग रहा होगा, एफ। कितना एंगल पर फोर्स लग रहा है, थीटा एंगल पर फोर्स लग रहा है। अब ये पार्टिकल कहां से कहां तक चला है, यहां तक, तो पार्टिकल का मोशन का डायरेक्शन इधर है, मोशन का डायरेक्शन, तो मोशन का डायरेक्शन इधर है, इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही जा रहा होगा। इसका डिस्प्लेसमेंट यहां से कितना लगा, मान लीजिए वेक्टर एस, ठीक है ना। और इसका मैग्नीट्यूड के टर्म में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 10 मीटर। फोर्स कितना लग रहा है, 5 न्यूटन, ठीक है ना। तो आपको यह पता करना है कि यहां से यहां तक जाने में वर्क कितना किया, 25 जूल, W बराबर 25 जूल। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा, इसका एंगल का वैल्यू कितना होगा, हो सकता है 0 डिग्री हो सकता है या कुछ भी एंगल हो सकता है, लेकिन अभी हमको पता नहीं है। तो सबसे पहले हमको न्यूमेरिकल बनाने का आसान तरीका है, सबसे पहले हम सवाल को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, इसके बाद सबसे पहले उसको डाटा लिखेंगे, क्या क्या गिवन है, और डाटा दिखने के बाद हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास गिवन क्या, खोज क्या रहा है। उसके आधार पर हम फार्मूला पर जाएंगे, फार्मूला पर जाएंगे, फार्मूला में जो जो डिमांड करेगा वो अगर रहेगा तो हम पुट करके वैल्यू निकालेंगे। अब अगर मान लेते हैं कि नहीं रहेगा तो हमको कहीं से जुगाड़ तो करना ही होगा ना। आप नॉर्मली बताइए, अगर मान लेते हैं कि आपको चाय पीने का मौका मिला या कभी चाय पीने के लिए मन किया, तो आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे, किचन में जाएंगे। किचन में जाने के बाद चेक करेंगे कि हमारे पास चाय बनाने के लिए सामग्री है कि नहीं, चाय पत्ती है कि नहीं, चीनी है कि नहीं, अदरक है कि नहीं। अब मान लेते किचन में जाने के बाद पता किए कि चीनी है चाय पत्ती नहीं है, तो चाय पत्ती खरीद के लाना पड़ेगा, या मान लीजिए चीनी भी है चाय पत्ती भी है सब चीज है, तो आप बनाइए। तो हमको न्यूमेरिकल बनाने का फंडा है, सबसे पहले सवाल को पढ़ने के बाद वहां से गिवन को छाटेंगे, डाटा को, और डाटा को छाटने के बाद फार्मूला पर जाकर चेक करेंगे कि फार्मूला में जो डिमांडेड है वो है कि नहीं मेरे पास, जो खोज रहा है, अगर वो है तो आराम से रखेंगे, और नहीं तो कहीं से लाना पड़ेगा। तो हम पहले गिवन लिखेंगे, समझ रहे हैं ना बात को। तो आइए हम लोग पहले गिवन देखिए, आप गिवन में हमारे पास कर रहा है, देखिए गिवन में क्या है हमारे पास, सबसे पहले सॉल्यूशन, और यहां से लिखेंगे गिवन। गिवन में बताइए आप, अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 10 मीटर, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद कह रहा है कि एक्शन ऑफ फोर्स कितना लग रहा है, 5 न्यूटन, एफ का वैल्यू 5 न्यूटन, वर्क कितना किया है 25 जूल, ठीक है ना।
अब जरा सोचिए, इसका जो एंगल फाइंड करना है, चलिए लिख दिया। अब यहां से हम चेक करेंगे कि हमारे पास थीटा निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इसका। देखिए ध्यान से, W बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एफ एस कॉस थीटा। तो सबसे पहले अगर एंगल की बात करें हम, तो कॉस थीटा का वैल्यू अगर निकाले यहां से, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा फॉर्मूला कितना, W बाई एफ एस। तो हम ये चेक करेंगे कि W है कि नहीं मेरे पास, है। दूसरा चेक करेंगे F है। तीसरा चलेंगे डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब है कि थीटा का मान यहां से हमारा निकल जाएगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम फॉर्मूला। तो हमने पहले ही बोला था कि पहले न्यूमेरिकल बनाने का आसान तरीका है, पहले आप गिवन चेक करें, एक के बाद गिवन चेक करने के बाद फॉर्मूला में जाइए, फॉर्मूला के हिसाब से चेक कीजिए कौन फॉर्मूला सेट होगा। तो एफ एस कॉस थीटा, थीटा के वैल्यू आराम से निकल जाएगा यहां से। तो आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। देखिए यहां से लिखेंगे वी नो डेट क्या चीज, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब एफ एस कॉस थीटा, ठीक है ना। तो यहां से अगर हम निकालें वर्क कितना आपका 25 जूल, ठीक है। अब देखिए अगर ऐसा यूनिट रखना है तो रख दीजिए, नहीं तो ऐसे भी कट जाएगा, जूल हो जाएगा, फिर इसका फोर्स का आविष्कार करेंगे तो न्यूटन मीटर हो जाएगा, ऐसे भी तो कट जाएगा वो, और नहीं भी रखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 25 बराबर फोर्स कितना है 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, फोर्स का वैल्यू रख दिए, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू रख दिए, वर्क का वैल्यू रख दिए, बराबर सॉरी इंटू कॉस थीटा। तो यहां से ये कट जाएगा कितना बार में, 5 बार में, और ये कट जाएगा, ये कितना 2। तो यहां से अगर आप वैल्यू निकालेंगे आप तो कितना हो जाएगा 1, इधर कितना बचेगा 1, 1 इक्वल टू 2 कॉस थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये मल्टीपल में है, इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा डिवाइड में, ऐसे हो जाएगा 1/2, ठीक है ना। अब देखिए आपको अगर चेक करना है तो आपको निकालना पड़ेगा थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा समझने वाली बातें हैं, आप यहां से दो तरीका से एंगल फाइंड कर सकते हैं। पहला चीज कि आप इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू कॉस कितना डिग्री 60 डिग्री। सवाल आता है कि सर आप कैसे जान रहे हैं कि कॉस थीटा का कॉस 60 का वैल्यू 1/2 ही होता है, साइन 30 का मान भी 1/2 होता है सर, तो आप कॉस क्या लिए, आप साइन क्यों नहीं लिए। तो देखिए अगर आपको इस टाइप का कभी भी न्यूमेरिकल बनाना हो या एंगल फाइंड करना हो, तो अगर इधर साइन होगा तो साइन के टर्म में उधर वाला को रखिए, इधर टेन होगा तो टेन के टर्म में रखिए। ऐसा बेनिफिट क्या होगा, दोनों तरफ से हम लोग कॉस कॉस को हटा देते हैं, छोड़ देते हैं, इधर से थीटा आ जाएगा, इधर से क्या आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है ना। ऐसा इसलिए ऐसा हम लोग करते हैं क्योंकि देखिए हमारा एक फॉर्मूला आता है थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स, सॉरी थोड़ा सा इधर जगह कम पड़ा है, देखिए आप इसको हम ऊपर थोड़ा सा कर लेते हैं ना, देखिएगा, देखिए एक फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, ठीक है ना। तो यहां से आप चेक करेंगे अगर थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो कॉस कितना है वो 60 डिग्री, और ये जाएगा तो उधर इनवर्स में चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 60 डिग्री। अब फॉर्मूला से चलिए कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा, थीटा की जगह पर कितना होगा 60 डिग्री, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इसलिए आपको अगर ऐसे नहीं करना है, इतना फॉर्मूला अगर याद नहीं है, क्योंकि ये आपको मिलेगा 12th क्लास में मैथ में इनवर्स टिग्रो में, तो एक फॉर्मूला याद रखेंगे साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है, tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा होता है। तो इस बात को ध्यान रखें कॉस है तो इधर वाला को आप कॉस के ही टर्म में कन्वर्ट करें,
ताकि वहां से कॉस को हट जाएगा और डायरेक्ट थीटा बराबर हो जाएगा, वैल्यू ले लेंगे। हम लोग बच्चे को समझाने के लिए क्या करते हैं ना कि इसको काट देते हैं, लेकिन एक्चुअली कटता नहीं है, लेकिन बच्चा लोग को समझाने के लिए हम लोग ये कर देते हैं, लेकिन याद रहे कि कटता नहीं है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इधर हमारा क्या है, cos थीटा इक्वल टू 1/2, तो हम इसको साइन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, cos में ही रखेंगे, cos 60 होगा ना, cos 60 के वाले 1/2 होता है, यहाँ cos 60 हो जाएगा। अब यहां से cos को छोड़ दीजिए तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। समझ रहे हैं बात को ना। इस फार्मूला को आप लोग यूज कर सकते हैं। तो हमेशा इस बात को याद रखेंगे, साइन रहेगा तो साइन के साथ वैल्यू लेंगे इधर, कॉस रहेगा तो कॉस के साथ, और tan रहेगा तो tan के साथ, ताकि हमको थीटा का वैल्यू आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन होगा यहाँ हमारे पास, यहाँ जो ऑप्शन होगा आपका, ये देखिए कौन सा हो जाएगा एंगल, आपका एंगल हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। तो यहाँ आंसर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, ये आपका सवाल था। तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा, और इसको वीडियो को आराम से पॉज करेंगे, आराम से नोट डाउन करते रहिए। हम लोग आप लोग के लिए हमेशा मेहनत करते रह रहे हैं, आप लोग अच्छा से नोट करते रहिए। आपको लगभग हर चैप्टर का हर टॉपिक वाइज क्लियर करते जाएंगे डाउट, विथ न्यूमेरिकल, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, पीडीएफ के साथ भी मिलेगा। इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहे, कमेंट जरूर करें, ताकि हमारी आपकी कमेंट के अनुसार हम लोग का उम्मीदें जगती है और मेहनत करना चाहिए आप लोग के लिए। ठीक है ना, तो पॉज करके छाप लीजिए। और ये देखिए सवाल नीट में पूछा हुआ है, और लगभग हर एग्जाम में लगभग इस टाइप का सवाल आते रहता है। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं। चलें, थोड़ा सा आगे देखिए। अब हम लोग चलते हैं, पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। पिछले क्लास में हम लोग ये पढ़े थे कि ये कोई बॉडी है मास का, और इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, इस फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क हो जाएगा Fs। और अगर फोर्स के कुछ एंगल के साथ लगा रहा होगा इस टाइप का, तो यहाँ जो वर्क होगा पॉइंट ए से बी तक मान लेते हैं, वो हमारा Fs cos थीटा हो रहा था। अब सवाल आता है कि सर यहाँ जो हमारा एक फोर्स लग रहा है, वो सिर्फ एक फोर्स लग रहा था, सिर्फ एक फोर्स। हमारे पास ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है न्यूमेरिकल में कि किसी बॉडी पर एक से अधिक फोर्स लगे, अलग अलग डायरेक्शन में लगे, तो उस केस में हमारा वर्क भी हो सकता है। जैसे कुछ एग्जांपल समझते हैं। सपोज कीजिए कि ये कोई बॉडी है और इस पर मेनी फोर्सेज लग रहे हैं, F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, F3 लग रहा है, F4 लग रहा है, या Fn मान लीजिए, अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा है। और मान लीजिए कि कोई जरूरी नहीं है, अगर बॉडी फोर्स इस तरह से लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट में भी कहीं भी हो सकता है। तो सपोज कीजिए कि डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया, समझ रहे हैं बात को। अब वो डिपेंड करेगा इस सब के मैग्नीट्यूड फोर्स के, इस पर प्रत्येक फोर्स का मैग्नीट्यूड को डिपेंड करेगा। मान लीजिए कि इधर लग रहा है 200 न्यूटन, इधर लग रहा है 1 न्यूटन, इधर लग रहा है 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, इस तरह से लग रहा है। तो आप कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो हो सकता है कि ऑल ओवर इसका जो फोर्स है, इधर कंपोनेंट में जब ब्रेक करेंगे इसे ऐसे, इधर फोर्स हमारा कंपोनेंट में जाएगा, फिर इस इधर भी जाएगा, इसका कंपोनेंट इधर भी जाएगा। समझने वाली बातें हैं कि अगर किसी बॉडी पर लार्ज फोर्स लग रहा है, एक से अधिक लग रहा हो, तो अब देखिए, तो इसका कंपोनेंट जब तोड़ेंगे तो इधर जाएगा, फिर इसका इधर जाएगा। हो सकता है कि इस फोर्स और ये वाला जो कंपोनेंट है उसका फोर्स, कंपोनेंट वाला फोर्स, ये दोनों को काउंटर बैलेंस कौन कर देगा, mg। कुछ इसका कंपोनेंट इधर जा सकता है, इसका कंपोनेंट इधर जा सकता है, इसका कंपोनेंट और ये तीनों मिलाकर mg फोर्स काउंटर बैलेंस करके रखा होगा, और इसका कंपोनेंट इधर जाएगा। देखिए इधर मान लीजिए, थोड़ा सा हाउस पोस्टल हो गया है, समझने वाली बातें समझिए आप लोग। तो देखिए इसका कंपोनेंट मान लेते इधर आया, इधर, और एक गया इसका कंपोनेंट इधर गया,
मान लीजिए ये परपेंडिकुलर ऐसे होगा, इसका कंपोनेंट और ये खुद का जो फोर्स है से, मान लीजिए mg को काउंटर बैलेंस करके रखा है, तो इसका कंपोनेंट एक इधर आया ना और एक Fn जो लग रहा है इधर लग रहा है, तो हो सकता है ये दोनों फोर्स का वैल्यू मान लेते हैं 100 है। अब इधर वाला कंपोनेंट का वैल्यू मान लिया गया 110। आप बताइए वस्तु कहां जाएगा? पीछे नहीं, कहां जाएगा? आगे। तो ऐसा कंडीशन हो सकता है कि मेनी फोर्सेस लगे, वस्तु पर मेनी फोर्स लगे, लेकिन पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इधर हो चाहे इधर हो, कहीं ना कहीं तो होगा डिस्प्लेसमेंट, या नहीं भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स बैलेंस हो जाए कंपोनेंट टूटने के बाद। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि मेनी फोर्स लगने के बाद पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है ना। तो उस अवस्था में हमारा वर्क होगा तो कितना होगा? हम अभी तक जितना वर्क देख रहे थे एक फोर्स के वजह से देख रहे थे, तो अगर बहुत सारे फोर्स लगाएंगे किसी वस्तु पर तब कितना वर्क होगा? तो आइए हम लोग देखते हैं अगला केस, नोट में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ये देखिए हमारा केस है, लिखा हुआ है नोट में, क्या लिखा हुआ है? If a large number of forces which are acting on a body and vector S is the displacement of the body, then work done on the body is given as। कह रहा है कि कोई एक बॉडी है, m मास का बॉडी है जो पॉइंट ए पर रखा हुआ है, इस बॉडी पर लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, F1, F2, F3, Fn। n इसलिए मान लिया गया कि एक से अधिक हो सकता है, तो 5, 10, 20, 50 कुछ भी हो सकता है। हम केवल F4 तक नहीं ना वैलिड रहेगा फॉर्मूला, ऐसा नहीं कि 4 तक ले लिए और कोई 5 को फोर्स लगा दिया तब, 6 को लगा दिया तब। तो हम एक जनरल फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं, इसलिए हमने Fn मान लिया। n का मान जितना लेना होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 20, 50 ले सकते हैं आप। तो इस पूरे फोर्स की वजह से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ऑल ओवर मान लेते हैं ए से बी की ओर इस डायरेक्शन में जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट कहां तक हुआ? ए से बी तक। किस फोर्स की वजह से? तो सभी फोर्स का अहम भूमिका होगा डिस्प्लेसमेंट होने में। तो हम इसका क्या निकालेंगे? नेट फोर्स पता करेंगे, और नेट फोर्स पता करने के लिए क्या करेंगे? सबको जोड़ना होगा। क्या स्केलर फॉर्म में? नहीं, वेक्टर फॉर्म में जुटेगा। वेक्टर फॉर्म में क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए नेट फोर्स जब निकाला जाए तो वर्क डन जब इसका पाया जाएगा तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन या वर्क बराबर नेट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा छोटा हो गया, इधर से लिख देते हैं, वर्क इक्वल टू नेट फोर्स, नेट मतलब टोटल फोर्स ना, नेट फोर्स इनटू क्या? डिस्प्लेसमेंट। चलिए अब लोग समझ लीजिएगा, स्पेलिंग लिख लीजिएगा आराम से, स्पेस की कमी करना इस हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट तो W बराबर कितना होगा? एफ नेट यहां लिख देंगे, एफ नेट इंटू वेक्टर एस, ठीक है ना। तो अब यहां देखिए वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ नेट कितना है हमारे पास? वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2, क्योंकि जब भी फोर्स जुटेगा काम जुटेगा वेक्टर फॉर्म में, F1 प्लस F3 प्लस डॉट 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 प्लस कहां तक? Fn तक। ये हमारा नेट फोर्स होगा। हो सकता है कि सभी फोर्स का योग 0 हो, या हो सकता है कि सभी फोर्स का वैल्यू कुछ हो जिसके वजह से डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो नेट फोर्स 0 नहीं है, उसमें फोर्स का वैल्यू होगा इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से बॉडी आगे जा रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ना डॉट वेक्टर एस। ये फॉर्मूला हमारा तैयार तब हो गया जब आपके पास लार्ज फोर्सेस लग रहे हो किसी बॉडी पर और डिस्प्लेसमेंट दिया हो। समझ रहे हैं ना बात को? तो इसको आराम से पॉज करेंगे और नोट डाउन करते चलिएगा। समझ रहे हैं बात को?
ये हमारा टॉपिक है। तो आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ रहा होगा। हम अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं भरपूर। तो चलिए ठीक है, अगले इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, हम लोग अगले टॉपिक में चलते हैं। चलिए देखिए, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि किसी स्ट्रेट लाइन की बात हो रही थी। अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन करे तो वर्क डन हम लोग निकाल रहे थे। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टिकल किसी प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा हो, जैसे कि आप देख रहे हैं फिगर में कोई एक प्लेन है, और प्लेन जब भी बनेगा तो दो एक्सिस से ही मिलकर बनेगा। या देखिए, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा कोई वाई एक्सिस है। अब यहां कोई वस्तु रखा हुआ है, तो यहां जब ये वस्तु रखा हुआ है तो इस पॉइंट किसी पॉइंट पर होगा, उस पॉइंट को कितना मान लेते हैं, पी। अगर इस वस्तु का कोऑर्डिनेट होगा तो कुछ ना कुछ तो होगा, एक्स से भी होगा और वाई से भी होगा। केवल अगर एक्स पर होता तो केवल एक्स कोऑर्डिनेट होता, वाई जीरो होता। केवल अगर वाई पर होता तो वाई का कोऑर्डिनेट होता, एक्स जीरो होता। लेकिन अगर वो दोनों के बीच में लाइज कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स का भी कुछ वैल्यू होगा, वाई का भी वैल्यू होगा। अगर दो व्यक्ति मिलकर एक कंपनी खड़ा करते हैं तो कंपनी जब खड़ा करेंगे तो शेयर दोनों को होगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो यहां देखिए, अगर ये दोनों के बीच में है, ये कंपनी तैयार हुआ, इसका मतलब है कि एक्स का भी कंपोनेंट होगा, मतलब एक्स तरफ भी कुछ वैल्यू होगा और वाई तरफ का वैल्यू होगा। अब यहां से कोऑर्डिनेट से जो मिलाने वाला रेखा होता है उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मतलब क्या कि कोऑर्डिनेट से ओरिजिन से वह वेक्टर जो इस पॉइंट को पोजीशन बताता है। आप नॉर्मली समझिए, आप कहीं अगर किसी को अपना पोजीशन बताते हैं, मान लेते कोई व्यक्ति आपके डेरा में आने वाला है, आप डेरा में रहते हैं, डलडे हैं, कहीं भी रहते हो, तो आप उसको एक पोजीशन बताते हैं, उसका एक ओरिजिन बताते हैं। मान लीजिए सपोज किसी के पड़वा मोड़ पर कोई व्यक्ति आपसे मिलने आ रहा है आपके डेरा में, और उसको पता नहीं आपका डेरा कहाँ है, तो आप मान लेते हैं कि आप क्लास में हैं, तो आप क्या बोलिएगा कि आप रेड़मा चौक पर आ जाइएगा। रेड़मा चौक पर, रेड़मा बोल रहे हैं, पड़वा चौक, जो पड़वा मोड़ है, पड़वा चौक पर आप खड़ा हो जाइए और पड़वा चौक से डाल्टनगंज की ओर 20 कदम आगे जाइएगा। उसके बाद लेफ्ट साइड ले लीजिएगा 2 कदम, वहां मेरा एक पेड़ होगा, उस पेड़ जो है वो हमारा पोजीशन बता रहा है, इसका आपका डेरा का। तो उसी तरह से ये जो पॉइंट इस व्यक्ति का या इस बॉडी का पोजीशन कहां से पता चलेगा, यहां से यहां तक जोड़ने वाला जो लाइन है इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो वैसा वेक्टर या वैसा लाइन जो इसकी पोजीशन बताएगा यहां से। अगर वस्तु यहां आ जाएगा इसकी पोजीशन चेंज हो चुका है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर होगा। तो अब जरा सोचिए कि अगर कोई पार्टिकल कहां है, एक्स वाई प्लेन में, और यहां खड़ा है, इस पर आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद कहां आ गया, यहां, तो क्या कोऑर्डिनेट वही रहेगा, उसका चेंज हो जाएगा ना। कोऑर्डिनेट चेंज होने का मतलब है कि एक्स का और वाई का दोनों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट आपका ये होगा, ये। अब जब जब आ जाएगा तो इसका भी तो पोजीशन यहां से कुछ होगा, इसका पोजीशन वेक्टर कितना माना जाता है, r2 वेक्टर, और इसका वेक्टर r1। वास्तव में इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है दो ही चीज से मतलब रखना है, था और है। था कहां, वो P पर है, अभी कहां है, Q पर। वो कैसे आया नहीं गया उससे कोई मतलब नहीं है। आप रेड़मा चौक पर हैं, आप बिस्पुटा आ गए, तो बिस्पुटा आने के लिए कई तरीके थे। रेड़मा से बैरिया होता डायरेक्ट आप आ सकते हैं बिस्पुटा, या फिर आप रेड़मा से पहले बस स्टैंड गए होंगे, बस स्टैंड के बाद आप जाइएगा नैका ओवर ब्रिज, वैसे होते हुए आप पहुंच सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि 1 घंटा पहले कहां थे, रेड़मा। 1 घंटा बाद पूछा जाएगा अभी कहां हो, तो आपको बताएगा बिस्पुटा। तो आपने हटा कितना, तो रेड़मा से बिस्पुटा। वो जो रेड़मा और बिस्पुटा का जो दूरी होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। कहां गए, कैसे गए, कोई मतलब नहीं है, मतलब बस इतना है कहां से कहां गए। से और है से मतलब है, था और है, था है के बीच को जो न्यूनतम दूरी होगी, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो जब इस पर आप फोर्स लगाएंगे
तो पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंच जाएगा, तो इसका भी डिस्प्लेसमेंट होगा। अब इसका नेट डिस्प्लेसमेंट पता करना होगा हमको, ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, क्योंकि फोर्स कितना लगा रहे हो तो मालूम है आपको। तो जब पार्टिकल पर फोर्स लगाइएगा डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इसका मतलब है कि वर्क हो रहा है। तो कहाँ, तो प्लेन में। तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर कोई बॉडी प्लेन में लाइज कर रहा हो तो अगर हम फोर्स लगाएंगे तो उसका वर्क डन कितना होगा। चले हम लोग, चलिए आइए देखिए, पहले इसको इरेज कर लेते हैं आराम से, ठीक है ना। देखिए हमने क्या किया, यहां पैडिंग सब पढ़ लिए होंगे आप लोग, वर्क डन इन द प्लेन बाय द अप्लाइड फोर्स। अब देखो एक फोर्स की जो बात हो रही है, कांस्टेंट फोर्स की बात हो रही है जनरली, अभी हम लोग वेरिएबल फोर्स की बात नहीं किए हैं। वेरिएबल फोर्स का अलग केसेस हैं, वो आगे हम लोग समझेंगे। अभी हम लोग जिक्र जो हो रहा है वो कांस्टेंट फोर्स का जिक्र हो रहा है, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब अभी तक जितने भी आप पढ़े हैं वो जनरली हम लोग कांस्टेंट फोर्स की जिक्र कर रहे थे, 10 न्यूटन 20 न्यूटन। कहाँ बोले कि 10 के बाद 11 हो गया, वेरिएबल फोर्स नहीं लगा रहे हैं अभी हम। जब हम लगाएंगे तो वेरिएबल फोर्स का भी केस हम लोग देखेंगे, ट्रस्ट मी। चलिए देखिए, आइए हम लोग देखते हैं। पहले क्या है कि हमने एक्स वाई प्लेन मान लिया, देख रहे हैं आप, एक्स वाई प्लेन मान लिए, और एक्स वाई प्लेन में एक बॉडी है जो पॉइंट पी पर है, और पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट कितना, x1 y1। अब यहां से हमने फोर्स अप्लाई किया F, तो फोर्स लगाने के बाद कहां पहुंच गया, Q तक। जब यहां चला जाएगा तो उसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x2 y2, राइट। अब इसका पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर r1 एंड पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर r2, ठीक है ना। तो नेट डिस्प्लेसमेंट यहां से P से Q तक गया होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वेक्टर r। तो हमको वर्क निकालना है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जनरल फॉर्मूला तो वही है हमारा। तो फोर्स तो मालूम है मुझे, एफ लग रहा होगा, जो भी लगना होगा 10 आई कैप जो भी लगना होगा वो तो लगेगा। तो अब हमको पता करना है वेक्टर r2 है क्या। अब जरा सोचिए कि यहां से यहां का डायरेक्शन ऐसे पोजीशन वेक्टर का, और ये ऐसे। अब ये पार्टिकल यहां से आ रहा तो इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे। अब जरा सोचिए, कंसीडर करना हो तो आप लिख सकते हैं, कंसीडर के साथ अगर कर दे छोटा मोटा बस कंसीडर कर दे रहे हैं, बाकी मैथमेटिकल टर्म ही मिलेगा आपको। क्या कंसीडर, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m which is, consider a body of mass m which is placed in xy प्लेन। मान लिया गया कि कोई एक बॉडी है जिसका मास m है और वो xy प्लेन में लाइज कर रहा है, प्लेस्ड है, रखा हुआ है, ठीक है ना। आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स, आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स it reaches from point Q, P से कहां तक चला गया है, P to Q। जब हम फोर्स लगाते हैं तो पार्टिकल कहां से कहां चला गया है, P से Q तक, ठीक है ना बाबू। अब यहां से मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट वेक्टर r1 एंड वेक्टर r2 आर पोजीशन वेक्टर, सही बात है ना, ऑफ r1 r2 किसका पोजीशन वेक्टर है, पॉइंट P का और Q का। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P एंड Q विच इज शोन इन द फिगर। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे विच इज शोन इन द फिगर, राइट। इसको आप चित्र में देख रहे हैं। अब हम लोग ये पता करेंगे कि आपने वर्क डन कितना किया, वर्क डन ऑन द बॉडी ऑफ मास m बाय द अप्लाइंग फोर्स कितना, F द्वारा। तो अगर हम यहां से वर्क डन निकालते हैं तो वर्क डन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आइए हम लोग देखते हैं वर्क डन, इसको आराम से नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए,
अब हम यहां से वर्क निकालते हैं, तो वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो W बराबर क्या आ जाएगा, वेक्टर F डॉट वेक्टर R। नेट डिस्प्लेसमेंट आपका कितना था, R था, ठीक है। अब देख लीजिए, अब देखिए इसको इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट। अब हमको नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो हमको निकालने के लिए क्या करना होगा। अब थोड़ा सा यहाँ देखिए फिगर में देखिएगा, यहां से अगर आप चेक करेंगे, यहां से देखिए इस त्रिभुज में अगर चलते हैं, ये आपका पॉइंट O है ना, और जिसको हम ओरिजिन माने थे, तो ये ट्रेंगल की बात करेंगे तो ट्रेंगल ऑफ वेक्टर एडिशन चलेंगे हम। तो ट्रेंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि पहला वेक्टर जहां से खत्म हुआ दूसरा वहीं से चालू होना चाहिए, तो उन दोनों वेक्टर का योग तीसरा साइड के बराबर होता है। अब तीनों कोई भी साइड को जोड़ नहीं देना है, पहला जहां खत्म हुआ दूसरा चालू वहीं से होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप जरा सोचिए, अगर यहां से चेक कीजिए R2 यहां खत्म हुआ और R खत्म नहीं हो रहा बल्कि आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा ट्रेंगल लॉ। आप जरा सोचिए, किसी व्यक्ति को थोड़ा सा हम ट्रेंगल लॉ इसका थोड़ा सा 2 मिनट के लिए हम लोग यहां पढ़ लेते हैं, 2 मिनट के लिए बस। देखिए आप ऐसे समझिए, कोई व्यक्ति देखो ट्रेंगल क्या कहता है कि दो वेक्टर आपके पास है, ए वेक्टर मान लीजिए है और दूसरा वेक्टर मान लीजिए बी है, तो तीसरा वेक्टर जो होगा ना, तीसरा साइड ट्रेंगल का ए बी सी, तो पहला वेक्टर ए बी मान लो, ये ए बी साइड, दूसरा वेक्टर बी सी साइड है, तो ए वेक्टर और वेक्टर बी का जो मान होगा ये दोनों का योग वेक्टर आर के बराबर होगा। लेकिन आप किसी भी दो साइड को जोड़कर नहीं कर सकते हैं, उसका एक कंडीशन है कि पहला वेक्टर जहां से खत्म हुआ दूसरा वहीं से चालू होना चाहिए, तब इन दोनों का योग थर्ड साइड के बराबर होगा। अब छोटा सा उदाहरण समझते हैं हम लोग। ये मान लीजिए डलडेंज है और यहां कोई व्यक्ति को जाना है मान लीजिए गढ़वा, और जब व्यक्ति यहां डलडेंज खड़ा था, ठीक है ना, तो ये व्यक्ति आज आराम से असरा देख रहा था और मान लीजिए शाम हो गया, वो असरा देख रहा था कि आप कोई गाड़ी बुलाया तो हम जाएं गढ़वा, समझ रहे बात को ना। तो ये कोई एक टेम्पू वाला उधर से हॉर्न बजाते हुए आया, बोला कि भाई साहब आपको गढ़वा जाने के लिए अब रूट नहीं है, कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, आपको गढ़वा जाना तो एक तरीका है आपके पास। बोला क्या, तो आप क्या कीजिए ना कि गढ़वा डलडेन से गढ़वा का भाड़ा 50 रुपया है, तो आप हमारे साथ चलिए पड़वा तक, आपको पड़वा 10 मिनट में छोड़ देंगे हम, और 10 मिनट में यहीं से तुरंत पड़वा से टेम्पू मिलेगा, आप चले जाइए गढ़वा। समझ रहे बात को ना। ये भी सोचा कि बात सही कह रहा है, तो ये मान लेते कि बोला कि यहां से यहां तक जो हमारा भाड़ा होगा 20 रुपया दे दीजिएगा, और पड़वा से गढ़वा का जो भाड़ा होगा उसको 30 दे दीजिएगा, आपको 50 लगेगा। ये सोचा कि सही है कह रहा है। तब तक जैसे ही बैठने ही वाला था, ऐसे एक और बस आया, टेम्पू आया, बोला कि पाई करते हुए आया, बोला देखो बाबू ऐसा करो कि तुम दोनों को जहां जितना जितना उसको तुम भाड़ा दे रहा था 20 और 30, तुम अकेले हम ही को, तो हम तुमको डायरेक्ट पहुंचा देंगे गढ़वा। समझ रहे बात को। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जितना वैल्यू है ये दोनों वेक्टर के योग के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जरा सोचिए कि पहला वेक्टर जहां से खत्म हुआ दूसरा वहीं से चालू हुआ, तबे नहीं गढ़वा जाएगा। आना तो पहला वेक्टर यहां खत्म हुआ, गढ़वा से कोई गाड़ी आ रहा है जा रहा है, यही नहीं पड़वा, तो गढ़वा कैसे पहुंचेगा वो। इसलिए ट्रेंगल का एक रूल है कि फर्स्ट वेक्टर जहां खत्म हुआ जजमान वहीं से दूसरा वेक्टर चालू भी होना चाहिए, तो थर्ड साइड जो होगा वो दोनों के योग के बराबर होगा। तो आप जरा यहां देखिए, अब हम लोग फिगर में समझते हैं। देखिए फिगर को थोड़ा सा नीचे लाते हैं, समझते हैं हम लोग। यहां देखिए, चेक कीजिए, यहां देखिए आप फोर्स यहां लगाए तो
आप यहां देखिए, इस वेक्टर की बात करें हम तो वेक्टर R2 तो गया है, लेकिन R जो है वो आ रहा है, जा नहीं रहा है। इसका मतलब ये दोनों का योग नहीं हो सकता है। लेकिन यहां चेक कीजिए, यहां से वेक्टर खत्म हुआ तो दूसरा वेक्टर देखो R यहां आ रहा है, खत्म आया, तो इसका मतलब ये दोनों का योग जो होगा, ये दोनों का योग इसके बराबर होगा। तो हम ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन से कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या होगा, वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R बराबर वेक्टर R2, R1 प्लस R बराबर R2। तो हमको वेक्टर किसका वैल्यू निकालना है, वेक्टर R का। अब वेक्टर R का निकालना है तो कितना जाएगा, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। अब इसका ये जो निकल गया हमारा क्या, नेट डिस्प्लेसमेंट निकल गया, इसलिए आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट W बराबर हो जाएगा F डॉट R का वैल्यू कितना पुट करेंगे, R2 माइनस R1। समझ रहे हैं? ये देखिए, ये तब का कहानी है जब कोई वस्तु प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा हो और आप फोर्स लगा रहे हो तो ये वर्क निकलेगा। तो आप आराम से पॉज करके और इसको नोट डाउन कर लेंगे। ये हमारा कहानी निकला ना। अब थोड़ा सा इसमें एक और चीज देखेंगे कि इसको अगर मान लेते हैं वेक्टर R2 का मान और R1 का कैसे निकालेंगे सर। तो अगर देखिए, अगर इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, देखिए आपको बताया गया है वेक्टर में कि अगर कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3 और 4 मान लीजिए, और उसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए R है, तो R बराबर कितना होता है, तो 3 हमारा फर्स्ट एक्सिस है x y, तो x के साथ i कैप लेते हैं, y के साथ j कैप और z के साथ k कैप, तो 3 लिखेंगे i कैप हो जाएगा प्लस 4 लिखेंगे j कैप हो जाएगा। उसी तरह से हम R2 का और R1 का वैल्यू निकालकर पुट कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना बात को। तो अगर आप मन है तो कर दीजिए, नहीं तो आप यहीं तक छोड़ सकते हैं। अगर आप फिगर फिर से हमको दिखाना पड़ेगा। देखिए यहां का कोऑर्डिनेट कितना है हमारे पास, यहां का कोऑर्डिनेट चेक कीजिए तो थोड़ा सा आप, यहां का कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2, तो हम R1 R2 का पोजीशन पता कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम यहां तक, पहले आप इसको आराम से पॉज करके वीडियो को रोक रोक के नोट डाउन जरूर कर लेंगे। अब देखिए यहां से अगर आपको मन करे तो यहां से आप वेक्टर R2 का मान निकाल सकते हैं, कितना, x2i प्लस y2j, ये हमारा वेक्टर R2 का होगा कोऑर्डिनेट के हिसाब से। और R1 का अगर निकालें हम तो x1i प्लस y1j, अब यहां वैल्यू रख दीजिए, आप डायरेक्ट रख सकते हैं। तो इस केस में ये भी एक हमारा वर्क हो जाएगा, कितना, फोर्स इंटू कितना, x2i कैप y2j कैप माइनस कितना, x1i कैप y1j कैप। समझ रहे हैं ना। तो अगर वेक्टर के फॉर्म में देगा तो ऐसे निकाल सकते हैं। ये भी एक फॉर्मूला हो गया हमारा, ठीक है, ये वर्क निकालने का, सॉरी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ बहुत अच्छा से आ रहा होगा और इसको आप आराम से छापिएगा। और अभी जस्ट हम न्यूमेरिकल देखते हैं इस पर, चलिए देखिए ये आपका सवाल है। देखिए सवाल देखिएगा, ध्यान से समझेंगे हम लोग, ठीक है ना। सवाल को पहले हम लोग समझते हैं, इसके बाद डायग्राम बनाएंगे, मतलब समझेंगे।
और उस पर न्यूमेरिकल चेक कर लेते हैं। देखिए कह रहा है कि अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट, देखिए कोई पार्टिकल है तो किसी पॉइंट से मूव कर रहा है, पॉइंट इतना से चला है, कहां तक चला है, इतना तक। वेन जब फोर्स ऑफ, एक फोर्स कितना लग रहा है, 4a कैप प्लस 3j कैप न्यूटन, ठीक है ना। तो कह रहा है कि अब इज अप्लाइड, अप्लाइड हो रहा है मतलब किसी वस्तु पर लग रहा है। हाउ मच वर्क हैज बीन डन, कितना किया गया कार्य है, बाय द फोर्स, जो फोर्स लग रहा है। अब हम अपनी भाषा में समझाते हैं। चलिए कोई मान लेते हैं कि प्लेन होगा एक्स वाई, और इसको जेड भी मान लेते हैं, आप ऐसे मान लीजिए। तो शुरुआती पॉइंट पर मान लीजिए यहां है, तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा, r1। अब इसका वेक्टर के फॉर्म में अगर वैल्यू निकाला जाए तो उसका वैल्यू ऑलरेडी देखो यहां कोऑर्डिनेट नहीं है, अगर कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो -2 और 5 हो जाएगा। अगर उसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कितना दिया हुआ है, 2i कैप प्लस 5j कैप, मतलब r1 पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, राइट। कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा तब हम लोग निकाल सकते हैं, और ना तो डायरेक्ट वेक्टर में दिया तो और आसान है हमारे पास, और हमारे एक स्टेप बच गया। तो r1 का वैल्यू दिया हुआ है। अब ये पार्टिकल कहां तक जाता है, मान लेते हैं r2 यहां तक आता है, r2 का पोजीशन वेक्टर कितना दिया हुआ है, 4i प्लस 3j, मान लेते हैं 4i प्लस 3j, सॉरी 3k कैप है ना, 4i प्लस 3k कैप, तो पोजीशन वेक्टर r2 हो गया ही। अब मान लेते डिस्प्लेसमेंट यहां से आता कितना होगा, वेक्टर r, तो वेक्टर r तो डायरेक्ट दिया हुआ नहीं है, तो रूल r2 माइनस r1, r का वैल्यू निकल जाएगा, r2 माइनस r1, r का वैल्यू निकल जाएगा। अब r का वैल्यू रख देंगे, हमारे पास फोर्स मालूम है, हमारा r निकल ही जाएगा, तो आराम से वेक्टर निकल लेंगे। समझ रहे हैं ना बात को। तो चलिए सबसे पहले खूबसूरत अक्षर में लिखेंगे क्या, गिवन। और ये देखिए सवाल पूछा हुआ है नीट में 2016, सेकेंड टाइम, एक बार साथ कैंसिल हो गया था, सेकेंड टाइम का ये न्यूमेरिकल है नीट का। पिछला वाला भी न्यूमेरिकल हम लोग देखे थे, नीट का ही था। तो बहुत शानदार एवं जानदार ये चैप्टर है, ढंग से पढ़िए और ढंग से नोट बनाते जाइए, आपको हर तरह से सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी हमारे पूरे टीम की तरफ से, ठीक है ना। चलिए आराम से खूबसूरत अक्षर में हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन गिवन, क्या, गिवन। अब देखिए सबसे पहले आप मान लीजिए इसका पोजीशन वेक्टर r1 है, और वो कितना दिया हुआ है, -2i प्लस 5j। r2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4i आई है या जे है, एक बार हमको, हाँ ठीक है, सवाल को एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है ना। बस खाली हम सवाल देख लेते हैं, बस हमको लग रहा है कहीं डाउट, -2i प्लस 5j कैप, ठीक है, 4j जी, यहां 4j होगा ना, सॉरी आप लोग मिला लीजिएगा, ये 4j है, 4j प्लस 3k कैप, 4j प्लस 3k कैप, और न्यूटन कितना है, 4i प्लस 3j, ठीक है, वेरी गुड। तो थोड़ा सा i और j हमारा एक प्रॉब्लम है, i और j एक ही तरह लिखते हैं इसलिए हम भी नहीं पढ़ पाए, ये हमारा j है ना, ये हमारा i j कैप है। तो देखिए ये हमारा कोऑर्डिनेट, ये होगा दूसरा पोजीशन वेक्टर 4j कैप प्लस 3k कैप, और फोर्स कितना लग रहा है भाई, तो है 4i कैप प्लस 3j कैप। तो आपसे क्या पूछा है, वर्क डन, या ये, ठीक है। तो दिनेश सर तो बताया है ना वर्क निकालने के लिए किसी प्लेन में, वही हम लोग देखते हैं। चलिए सिंस वी नो डेट, पहला चीज हम जानते हैं कि सिंस वी नो डेट, देखिए W बराबर फोर्स इंटू R2 माइनस R1, डायरेक्ट पुट कर दीजिए क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है।
ठीक है ना। तो W बराबर कितना हो जाएगा, फोर्स। F का वैल्यू बताइए आप, 4i प्लस 3j, 4i प्लस 3j डॉट, यहां डॉट है ना, R2 का मान बताइए कितना है, 4j प्लस 3k कैप, 4j प्लस 3k कैप माइनस R1 का वैल्यू कितना आपके पास है, -2i प्लस 5j, यहां लिखेंगे -2i प्लस कितना 5j कैप, 5j कैप, यहां करली ब्रैकेट दे दीजिएगा आप। अब यहां से आप निकाल सकते हैं W बराबर 4i प्लस 4j, सॉरी 3i ना, 4i प्लस 3j डॉट, आप इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो आपको सब्ट्रैक्ट करने तो आता है, बता चुके हैं हम लोग। तो देखिए 4i प्लस 3k कैप, माइनस की एंट्री कराएंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 2i कैप, और माइनस यहां देखिए प्लस है, तो e माइनस यहां जाएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 5j कैप। तो अगला स्टेप में कितना हो जाएगा, 4i प्लस 3j कैप, ठीक है ना। देखिए यहां से आप मल्टीपल कीजिएगा तो, सॉरी पहले आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 4i में से 2i जुट जाएगा, ये 4i है या j है, कंफ्यूजन फिर हो गया हमको, 4j, यहां देखिए 4j है ना, तो यहां j होगा, सॉरी 4j, 4j में से 5j घटेगा तो -j बच जाएगा, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। 2i माइनस 2i 5j, 4j 3k, 4j 3k -2i प्लस 5j, ठीक है। चलिए देखिए, तो 4j में से 5j घटेगा तो -j बचेगा, प्लस 3k बच जाएगा, प्लस क्या बचेगा, 2i कैप बच जाएगा ना। अब देखिए आपको दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया गया है, i को i के साथ, j को j के साथ, और k को k के साथ। तो i को आप i से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए यहां से i को लेके गए i के पास, i कहां है, 2 के पास, तो यहां से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको ऊपर कर देते हैं, पॉज करके वीडियो लिख लीजिएगा। यहां देखिए, तो W बराबर देखो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8, और i डॉट i का वैल्यू कितना होता है, 1, आप ऐसी ना मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4i डॉट 2j, सॉरी 2i, तो 4 दूना 8, अब i का वैल्यू कितना, 1, तो कितना हो जाएगा, 8। इसलिए हम लोग, ये शॉर्ट ट्रिक है, आराम से i का वैल्यू, अब i का नहीं लेते हैं, तो केवल डिजिट को मल्टीपल करके छोड़ देते हैं, प्लस j वाला को j के साथ गुना करेंगे आप, तो 3j इंटू j, तो कितना हो जाएगा, -3, क्योंकि 3 यहाँ है, 1 छिपा हुआ है, 3 एकम 3 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 8 में से 3 घटेगा तो 5 जूल। क्लियर, तो आपका आंसर आ गया होगा। थोड़ा सा आई कैप और जे कैप में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था हमको, इसके वजह से थोड़ा सा आपको परेशानियां हुआ होगा। तो इस तरह से हमारा न्यूमेरिकल हो गया। और आप ऑप्शन देख सकते हैं, आपको ऑप्शन चेक करना है तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। तो इस वीडियो को आराम से पॉज करके आराम से न्यूमेरिकल आप नोट डाउन कर सकते हैं, और इस टाइप का बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, है इस तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा। और आज तक का यही तक क्लास रहेगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। अगर वीडियो पसंद आया होगा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हमारा वीडियो आप तक हमेशा सबसे पहले मिले और आराम से आप अपना पढ़ाई को जारी रखें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।